अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हियर फ्रॉम मिर्चावाला ग्रुप ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, काफ़ी इदारे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज लीजेस पे रेंटल्स पे ले रहे होते हैं क्योंकि हर इदारा इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता कि वो अपनी प्रॉपर्टी ओन करे। तो जब आप लीजेस पे लेते हैं तो डेफिनेटली IFRS 16 अप्लाई होता है। अच्छा, पास्ट में लीजेस की अकाउंटिंग जो IAS 17 से रिलेटेड थी वो बहुत रेंटल्स पे यानी प्रॉपर्टी रेंटल्स पे बहुत सिंप्लीफाइड थी और वो उसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करती थी। तो जो भी पेमेंट्स होती थी 1 सेकंड में आप PL में चार्ज कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टी लीसेस है ना, ये नॉर्मली फाइनेंस लीज बन गई है क्योंकि मोर देन 1 ईयर होती है और ये कोई लो वैल्यू एसेट नहीं है। तो जब इसकी फाइनेंस लीज की ट्रीटमेंट होती है तो डेफिनेटली हमें इनिशियली एंट्री बनानी होती है ROU राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। अब जब आप ये इनिशियल एंट्री बनाते हैं और इनिशियली लीज लायबिलिटी को मेजर करते हैं तो एक बेसिक सी बात कर रहा हूं मैं बहुत। तो ये आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो अनपेड लीज पेमेंट्स होती हैं जितनी उसके ऊपर करते हैं। अब उस लीज पेमेंट्स के अंदर कुछ होते हैं फिक्स्ड अमाउंट्स और कुछ वेरिएबल अमाउंट्स होते हैं। फिक्स्ड अमाउंट में फॉर एग्जांपल फ्यूचर के रेंटल्स होते हैं, GRV होती है, कई बार वो बार्गेन परचेज ऑप्शन की कोई पेमेंट जो लाइकली होती है वो हम ले होते हैं, टर्मिनेशन पेनल्टीज हम ले रहे होते हैं अगर उसका लाइकलीहुड बहुत हाई होता है। तो कुछ तो फिक्स होती है और कुछ पेमेंट्स वेरिएबल होती हैं। साहब, वेरिएबल पेमेंट से क्या मुराद है? मैं कुछ मिसाल देता हूँ। एक मिसाल तो ये है कि मैंने लेटेस्ट से अपनी शॉप, जैसे मॉल्स वगैरह में जो शॉप्स लीज पे दी जाती है, रेंट पे दी जाती है, तो एक फिक्स रेंट भी उनसे चार्ज किया जा रहा होता है और मॉल वाले एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं आपकी, तो आपसे परसेंटेज ऑफ सेल्स भी चार्ज करते हैं। यानी आपको हर साल जो भी आप कमा रहे होंगे सेल्स का परसेंटेज भी देना है। तो ये जो सेल्स का परसेंटेज देना है, अभी से तो पता नहीं लग सकता ना कितना देना पड़ेगा, 100 देना पड़ेगा, 200, तो एक वेरिएबल अमाउंट है। इसी तरह वेरिएबल पेमेंट्स में कई बार इस तरह भी आता है कि आपको रेंट पे कोई जगह आप लेते हो और आपका लैंडलॉर्ड आपसे कहता है कि हम आपसे जो इंक्रीमेंट चार्ज करेंगे ना 2 साल बाद, वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो 2 साल बाद का इन्फ्लेशन रेट किसी को नहीं पता और इन्फ्लेशन के अंदर भी अनसर्टेनिटी है क्योंकि हमने देखा कि अभी US में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इन्फ्लेशन भी आप पहले से एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो ये वेरिएबल पेमेंट्स हैं। अब यहाँ आज की इस वीडियो का मकसद इस वेरिएबल पेमेंट्स की, वेरिएबल लीज पेमेंट्स की अकाउंटिंग को समझना है। तो अब स्टैंडर्ड कहता है कि वेरिएबल लीज पेमेंट्स जब भी आए तो सिर्फ एक सवाल पूछ लिया जाए कि जो ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स है क्या ये किसी इंडेक्स को या किसी रेट को फॉलो करते हैं? अगर जवाब है हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्लॉज है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड क्लॉज है या इंटरेस्ट रेट से, यानी आपकी पेमेंट्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बढ़ेंगी, इस तरह का क्लॉज है ना, तो ये हाँ किसी रेट को, किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो हाँ, ऐसी फ्यूचर की वेरिएबल पेमेंट्स लीज पेमेंट का हिस्सा है और जब लीज पेमेंट का हिस्सा है तो ये ROU और लीज लायबिलिटी का भी हिस्सा बनेगी। अब सवाल ये है कि अगर मैं एक मिसाल देता हूं कि मैंने आज एक जगह रेंट पे ली और लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा कि 2 साल बाद हम आप पे इंक्रीमेंट लगाएंगे जो उस वक्त का इन्फ्लेशन रेट होगा। तो अब मुझे तो नहीं पता ना 2 साल बाद इन्फ्लेशन रेट क्या होगा। सवाल ये है क्या ऐसे इन्फ्लेशन रेट को हम अभी से गैस करेंगे? नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। आज आप सिंपली जितना भी आपका लीज टर्म है ना, उस पे आप अनएडजस्टेड कैश फ्लोज यानी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा के सिंपल सारे कैश फ्लोज फ्यूचर के आपने ले लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपने एंट्री बना दी ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। और अब ये जो वेरिएबल पेमेंट है जो कि इंडेक्स डिपेंडेंट है या रेट डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको इन्फ्लेशन की एग्जांपल दी, तो जब 2 साल गुजरेंगे और 2 साल बाद जब इन्फ्लेशन, एग्जैक्ट इन्फ्लेशन आपके सामने आएगी और लैंडलॉर्ड कहेगा हाँ भाई इस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूं, तो अब आप अपनी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करेंगे। यानी 2 साल बाद आप नए वाले जो रिवाइज कैश फ्लोज होंगे रिमेनिंग ईयर्स के रिवाइज कैश फ्लोज जो इन्फ्लेशन इफेक्टेड कैश फ्लोज होंगे वो लेंगे और ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपके पास एक नई लायबिलिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, थोड़ी इंक्रीज आएगी। तो अब आप उसको रीमेजर करके ROU के अंदर उसका इंपैक्ट ले लेंगे। ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट टाइप का इंपैक्ट आप उसमें ले लेंगे। सेकंड टाइप की वेरिएबल लीज पेमेंट्स वो होती हैं जो किसी इंडेक्स को या किसी रेट को फॉलो ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल, तवज्जो सुनिएगा, जैसे मुझे लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप फ्यूचर की सेल्स का आप एक फिक्स रेंट भी दीजिएगा और फ्यूचर की सेल्स का 1% या 2% देंगे, तो अब फ्यूचर की सेल्स किसी इंडेक्स के रेट को थोड़ी मीट करती है। या मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि एसेट के यूसेज के हिसाब से आप पे करें। फॉर एग्जांपल, मैंने आज एक फोटोकॉपी मशीन रेंट पे ली, तो एक जो मशीन का ओनर है वो मुझसे एक तो फिक्स रेंट चार्ज कर रहा है और साथ मुझे कह रहा है जितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप निकालोगे उस हिसाब से पर कॉपी के हिसाब से ही पे कर देना।
तो ये जो पर कॉपी के हिसाब से पे करना है, मुझे तो नहीं पता मुझे फ्यूचर में कितनी मैं कॉपीज निकालूंगा, सोचे ना। तो ये किसी रेट वगैरह को, किसी इंडेक्स को फॉलो नहीं करती। तो इसका बहुत ही सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट है। ऐसी वेरिएबल पेमेंट्स जो किसी इंडेक्स और रेट को फॉलो नहीं करती, उसको लीज पेमेंट का हिस्सा ही समझ लेना माने, और उसके लिए कोई कभी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि ये वाली पेमेंट्स जब इनकर हो, जिस पीरियड में इनकर हो, उसी पीरियड में डायरेक्ट पीएल में चार्ज कर दें, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड पीएल में चार्ज कर दें। सवाल ये है कि ऐसा ट्रीटमेंट आईएफआरएस 16 ने क्यों दिया है? क्योंकि अगर ये चीजें भी प्रिडिक्ट करने को आ जाती तो फिर हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती और फिर बुक्स की रिलायबिलिटी बहुत गिर जाती। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।